Hello, dear student. Most welcome in the Billions Physics classes on the YouTube channel. प्रीवियस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हमने चर्चा करी थी और देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था फाई इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि आपको पता है टोटल फोर्स ऑफ लाइंस है, नंबर है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। आपने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है। अगर फोर्स ऑफ लाइंस क्लोजर हैं, पास पास हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी अगर डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस का, इसका मतलब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस से मैग्नीट्यूड के बारे में भी आइडिया लगता है, डायरेक्शन में। ये भी देखा था कि जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर फोर्स ऑफ लाइंस ज़्यादा है। आपने देखा था +2, मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था तो +2Q चार्ज लिया था और +Q, तो +2Q से जो फोर्स ऑफ लाइंस इमिट हो रही थी वो ज़्यादा फोर्स ऑफ लाइंस थी या डेंस थी। इसका मतलब फोर्स ऑफ लाइंस का नंबर चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक पॉइंट चार्ज लिया और उससे L डिस्टेंस पर कोई एक सर्कुलर डिस्क बना दी, तो इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो ये एक इलेक्ट्रिक ये पॉइंट चार्ज ले लिया Q और यहाँ पर Q चार्ज से L डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L है, ये अगर ठीक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बना दूँ। L डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट चार्ज से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से लेके सेंटर ऑफ डिस्क तक का डिस्टेंस L ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L ले लिया। और यहाँ पर इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस डिस्क की रेडियस है R। डिस्क की रेडियस कितनी है, डिस्क की रेडियस R है। तो हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया x रेडियस का, dx थिकनेस का, एक एलिमेंटल रिंग कह सकते हैं। तो इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगी, तो देखो जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर x के लॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट डिस्क, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। स्मॉल एरिया ds के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, तो d फाई लिख देंगे। चूंकि स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, एलिमेंट्री पोर्शन के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, तो d फाई इक्वल टू आएगा E डॉट ds। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा। आपको ये भी आइडिया लग रहा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। किस पॉइंट पर निकालना चाहते, देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस है L, इतना x है, तो ये √L² x² आएगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/r² आ जाएगा। स्मॉल r कर दें तो स्मॉल r² आ जाएगा। ये डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल r कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, KQ/ यहाँ से यहाँ तक KQ/r²। क्लियर है। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, कितना आ जाएगा, KQ √L² x² रूट आएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ds क्या है, इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया कितना होगा, रिंग 2πx dx इंटू cos थीटा कर दें। cos थीटा की वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रखें तो फिर से पीछे वाले पेज पे देखें तो cos थीटा इक्वल टू आएगा
एल cos थीटा इक्वल टू आएगा L डिवाइडेड बाई रूट ऑफ L स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया टोटल। अब आपको चाहिए टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। अभी तो हमने एलिमेंट्री पोर्शन, टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क, डिस्क के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इसका डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे हर बार पीछे पेज देखना पड़ेगा, पर चलो मैं लिख रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, फाई, इसका इंटीग्रेशन किया था तो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था वो देख ले। के क्यू जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए पहले उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लें। तो के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो क्यू बाहर आएगा, एल बाहर आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा। के की वैल्यू पुट कर दी बेटा, और के की वैल्यू आप सबको पता है 1/4 एप्सिलॉन। एक्स की लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट रेडियस ऑफ डिस्क होगा, और यहाँ क्या आ गया, एक्स डी एक्स ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि इतने छोटी सी मैथमेटिक्स आपको आइडिया है। क्यू एल ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेट कर लिया तो ये क्या आ गया, 1/L रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल नहीं होगा यहाँ पे ना, क्योंकि डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये इंटीग्रेशन करने पे आ गया। मैं इंटीग्रेशन कर ही रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे याद तो है रिजल्ट, पर 1% भी अगर रिजल्ट गलत हो गया तो बच्चों के पास गलत फॉर्मूला पहुँच जाएगा, और मेरे तरीके से ऐसा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा। एक्स डी एक्स को लिखा आपने डी टी बाई 2, और इसको लिखा t की पावर 3/2। इंटीग्रेट किया तो बताओ 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और ये आ गया t की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2 ओवर -1/2, यानी 1/√t आ गया। √t का मतलब एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस साइन आया, क्या आ गया, माइनस साइन। चलो इंटीग्रेट तो मैंने कर दिया, मैं आगे वाले पेज पे जा रहा हूँ। कितना आ जाएगा, क्यू एल ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर था इंटीग्रेशन के, ये फाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, और ये इंटीग्रेशन करने पे आया था माइनस के 1/L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पे लिमिट था 0 से r। फाई मुझे रिजल्ट तो याद है मोटे तौर पे, पर मुझे 1% लग रहा कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन किया है। अगर ये माइनस साइन हटा दें तो लिमिट बदल जाएगी, तो यहाँ पे अपर लिमिट x की 0 मान लें तो ये 1/L आएगा, और इसको करोगे तो 1/√L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा। इस L को अंदर ले जाएं तो आपकी कुछ और बात बन जाएगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला बना आपका, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। अगर Q चार्ज रखा है तो डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा वो इस फॉर्मूले के द्वारा आ जाएगा। यही सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करने का जो तरीका मैं आने वाले टाइम पे लिखूंगा, वो लिखूंगा सॉलिड एंगल की हेल्प से। किसकी हेल्प से लिखूंगा, सॉलिड एंगल की हेल्प से। अब मैं थोड़ा सा गॉस लॉ पे बात कर लूँ। गॉस लॉ क्या होता है, आपने देखा था जहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है
वहाँ फोर्स ऑफ लाइंस के नंबर ज़्यादा होंगे, जहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ फोर्स ऑफ लाइंस के नंबर कम होंगे। इसका फोर्स ऑफ लाइंस के टोटल नंबर आपको ये भी पता है कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं इसी को थोड़ा सा स्टेटमेंट गॉस ने जो दिया था वो लिख दूं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको जैसा कि पता है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही स्टेटमेंट गॉस ने दिया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर any closed surface, total electric flux for any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed within the Gaussian surface. Total electric flux any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed within the Gaussian surface. Gaussian surface की कंडीशन क्या होती है, गॉसियन सरफेस का एक सिमेट्रिकल पिक्चर बनाई जाती है, जो कि सरफेस के कैसे होना चाहिए, यहाँ पे या तो फोर्स ऑफ लाइंस जो होंगी सरफेस के पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी जनरली। ठीक है, मैथमेटिकली कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख दोगे, क्या लिखोगे, फाई ई टोटल फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अकेला फाई लिखोगे तब भी चलेगा। तो मैथमेटिकली इसको लिखा फाई ई इक्वल टू ई डी एस, क्या हो गया जी, लिख कुछ रहा हूं लिखा कुछ जा रहा, फाई इक्वल टू ई डी एस ई डॉट डी एस, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन है, मतलब किसी क्लोज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज ई एन सी इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। ठीक, ये पूरे साइक्लिक इंटीग्रेशन है क्लोज कर्व के लिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। इसमें भी दो बातें ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनसाइड चार्ज की वजह से, ये बहुत कम राइटर्स आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का सम होगा वो इनसाइड द चार्ज होगा। कौन सा होगा, इनसाइड द चार्ज। प्रूव करना है तो मैं एक 12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा प्रूव कर दे रहा हूँ। सपोज करो कि ये कोई गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना लूं क्या, चलेगा, कोई भी आर्बिटरी शेप का होगा, बस सिमेट्रिकली आ जाए। तो ये गॉसियन सरफेस है सपोज करो, यहाँ पर मान लो क्यू चार्ज रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लें, एरिया मान लें गॉसियन सरफेस के छोटे से पोर्शन का एरिया, ये ds मान लें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक, तो इसके थ्रू अगर यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, और छोटा सा एरिया वेक्टर आपका ये आ गया ds। तो ऐसा लिखते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q placed
within the Gaussian surface at point O. इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो D आएगा, एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मान लें, तो यहाँ से ये डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मान लें, ठीक है, या इस पॉइंट को ही R मान लें। चलिए इस पॉइंट को R मान लें, ऐसा कर लें तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, थोड़ी मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो ये मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही एरिया वेक्टर। तो अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज एंगल के टर्म में बात करना पड़ती। ठीक है, चलिए तो क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds, डी फाई आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू आएगा ई डी एस। चूंकि दोनों के बीच का एंगल मैंने आपको दिख रहा होगा 0 मान लिया था, तो ई डी एस कॉस 0 मान लें, तो ई इंटू डी एस आ जाएगा। ई की वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी एस को के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर एंगल 0 ना माने तो फिर क्या करोगे, अगर फिर भी किसी बच्चे के तन में जनरलाइज बात चल रही हो तो ई डी एस लिख दे रहा हूँ एक बार कॉस थीटा, इसलिए लिखे दे रहा हूँ कॉस थीटा कि मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट के दिमाग में भी ये आया कि अगर एंगल होता तो ई डी एस कॉस थीटा होता। अब तो ठीक है ना, तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस की वैल्यू क्या रखते हैं, डी एस कॉस थीटा। सेम चीज फिर से लिख दी है, ई की वैल्यू रख दें तो कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया डी एस कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई आ जाएगा, तो के क्यू बाहर आ जाएगा, और यहां आ गया डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के क्यू इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और ये होता है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर क्लोज सरफेस। अच्छा, किसी भी 3D पिक्चर के लिए जब क्लोज सरफेस के लिए निकालते तो इसकी वैल्यू 4 पाई होती, तो 4 पाई होगी तो फाई कितना आ जाएगा, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये गॉस लॉ का प्रूफ होगा। अगर सेवरल चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस रखे हो तो सभी चार्जेस का यहाँ पे एल्जेब्रिक सम करना। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस का एल्जेब्रिक सम 0 हो तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, जैसे डाइपोल रखा हो, कैपेसिटर रखा हो, ठीक है। तो अगर एक अपनी तरफ से मैं एक अपनी ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कभी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, तो सबसे सिंपलेस्ट वे, सबसे लीस्ट टाइम में जो आंसर आएगा
वो गॉस लॉ के बिहाफ पे आएगा, प्रोवाइडेड आप पिक्चर को गॉसियन सरफेस को बना सकें वहाँ पे सिमेट्रिकली। आपको पता है लाइन है तो गॉसियन सरफेस क्या बनता है, सिलेंडर। पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस बनेगा स्फीयर। क्यूब है, स्क्वायर है तो क्यूब बनेगा, सॉरी स्क्वायर है तो क्या बनेगा, क्यूब। अगर रेक्टेंगल है तो क्यूबाइड बनेगा। आप एक एप्लीकेशन से आइडिया लग जाएगा आपको कि कितने कम टाइम में आंसर ला देता है। ठीक है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, अगली क्लास में बहुत सारे एप्लीकेशन लिखूंगा और थोड़ा सा सॉलिड एंगल पे चर्चा करूंगा, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन सॉलिड एंगल पे करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। मान लो एक ये रॉड ले ली मैंने और इस रॉड की लेंथ ले ली इनफाइनाइट। आपको पता है इस इनफाइनाइट रॉड की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें आर डिस्टेंस पर, तो आपको पता है कि जब आपने कैलकुलेशन करी थी तो पहले एलिमेंट्री पोर्शन लिया था, फिर इंटीग्रेट किया था, फिर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वाई में आया था, फिर आपने रिजल्टेंट निकाला था, फिर इसको वेक्टोरियली ऐड किया था। काफ़ी लंबा टाइम लगा था, लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगा था, और उसमें भी इंटीग्रेशन फास्ट है तब। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को मान लो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लूं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, गॉसियन सरफेस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हमने कहा था कि इसको इनक्लोज करोगे तो क्या बनेगा, लाइन को इनक्लोज करोगे तो सिमेट्रिकली इस पॉइंट को पी को, तो सिलेंडर बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो, सिलेंडर बना दिया। इसको इंक्लोज किया तो एक सिलेंडर बन गया। इस पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, सिलेंडर बना दिया हमने। इस सिलेंडर की कुछ लेंथ होगी, से इस सिलेंडर की लेंथ है, और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा थी। तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो क्या कहता है गॉस लॉ कहता है E इंटू डी एस क्लोज इंटीग्रेशन 1/f(sin(n)0 टोटल चार्ज इंक्लोड विद इन द गॉसियन सर्फेस, यही कहा था E। अब बताओ इस एरिया ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो 2πrl, और आपको पता है एरिया वेक्टर और लेंथ वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ से फोर्स ऑफ लाइन ऐसे जाएंगी, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो एंगल 0 है तो cos 0 बना जाएगा 1/f(sin). गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है, इतनी लेंथ l है, तो लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, l से l कैंसिल होगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k λ/r आ गया। कितना आ गया, तो इनफाइनाइट रॉड की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सिंगल स्टेप में आंसर आ गया। और यही आपको अच्छे से याद होगा कैलकुलेशन कितनी लंबी जा रही। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, आप लोग रेगुलर वीडियो देखें बेटा। हालांकि मैंने भी काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाला है, 2-3 बार वीडियो लिखा पर सेव नहीं कर पाया, और कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो आप तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, और मेरी अब क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो उस क्लास में भी आप लोग आ सकते हैं। लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई बेटा, तो उस लाइव क्लास में भी आप इनवाइटेड हैं। थैंक यू वेरी मच।